Hello everyone. So as discussed, we will now be starting with our winding up chapter, and all the videos will be exclusively uploaded on my Telegram channel only. First video, however, as a sample basis, will be uploaded on YouTube also, just to get an idea. आपको एक idea मिल जाएगा किस तरीके से revision रहेगी, and accordingly you can decide whether you want to join the channel or not, right? But आगे की सारी videos Telegram पे ही upload होंगी. Secondly, on a daily basis, max to max 2 or 3 sections हम pick करेंगे. एंड मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मिनट्स का ही कवरेज रखेंगे टू इंश्योर दैट इट डजेंट बिकम अ बर्डन एंड ईजिली साथ में आपका चैप्टर हो जाए. सो स्कोप एंड एवरीथिंग हैज़ बिन डिस्कस ऑलरेडी. ये जो नोट्स है ये अभी स्पेसिफिकली मैंने इन वीडियोज़ के लिए ही बनाए हैं फॉर वाइंडिंग अप. सो ये अभी अवेलेबल नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें बहुत सारी चीज़ें और मैंने बेसिकली एग्जाम पर्पज़ के लिए अभी बनाए हैं एंड टू हेल्प यू विद द रिविजन. सो प्लीज़ डो नॉट मैसेज ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि वो मैं उस तरीके से अभी रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अपना वाइंडिंग अप चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 ऑफ आवर कंपनीज एक्ट 2013. एंड बिफोर कमिंग टू दैट, हमारे 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, टू गिव यू अ बेसिक आइडिया दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. पार्ट नंबर 1 डील्स विद वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल. मेनली हमारा फोकस इस पे ही रहने वाला है, मेनली हमारा फोकस इसी पे रहने वाला है. देन वी हैव अवर पार्ट 2 विच डील्स विद वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आईबीसी आ चुका है, अगर कंपनी को वाइंड अप करना है अपना खुद से, इट कैन गो अंडर आईबीसी. येस, दैट्स वाई दिस पार्ट हैज़ बिन ओमिटेड. ये अब एक्ट ये वाला पार्ट हमारा नहीं डील होता इन द कंपनीज एक्ट, बिकॉज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज डेल्ट बाय आईबीसी कोड एंड इस वाले कंपनीज एक्ट में हम नहीं आते अब. राइट, देन वी हैव अवर पार्ट 3 विच इज एप्लीकेबल टू बोथ द मोड्स. बोथ में से अब एक तो हट ही गया है, तो हम इसको भी पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल. एंड पार्ट नंबर 4 इज विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल लिक्विडेटर्स विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. हमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल में इसका कोई कवरेज नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है. सो मेनली पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 का फोकस बना के चलेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. वाइंडिंग अप में सबसे पहले 271 से हम स्टार्ट करेंगे. सेक्शन 271 टॉक्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल. अब क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बने इन विच द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप बाय एनसीएलटी. तो देख लो 5 सर्कमस्टांसेस है. इफ कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड इट हैज रिजॉल्व दैट कंपनी में बी वाउंड अप, कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. ठीक है, अगर कंपनी खुद ही कह रही है एसआर पास करके, देन ओके. पार्ट नंबर बी, अगेंस्ट द कंट्री. अपने मटेरियल में आप रेडी रखो सारा, ये आप जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलती जाएंगी. If the company has acted against the interest of the sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relations with the foreign states, public order, decency, morality, 3-4 वर्ड्स याद रख लेना, मोटा मोटा याद रखो, that acted against the India, acted against the country, right? पार्ट नंबर सी, अगर फ्रॉड हुआ है, फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया गया है, या कंपनी हैज़ बिन फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और अनलॉफुल पर्पसेस, या फिर जो पर्सन्स कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और फॉर्मेशन है, दे आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट इन कनेक्शन देयर विद, एंड इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वाउंड अप. तो कंपनी को वाउंड अप करना चाहिए, ऐसा ट्रिब्यूनल का ओपिनियन बना है. लेकिन ये किसके बेसिस पे बना होगा, ट्रिब्यूनल को सपना तो आएगा नहीं. देन हम किसके बेसिस पे बनाएंगे, एप्लीकेशन 2 जनों के बेसिस पे, रजिस्ट्रार एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मार्क दिस पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन इसके अंदर नहीं है, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन है. डी, इफ द कंपनी हैज मेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स. तो अपनी एनुअल फाइलिंग नहीं कर रखी है, क्या 1 साल की एनुअल फाइलिंग ना करने पे द कंपनी शुड बी वाउंड अप? नो. क्या 2 साल की? नो. लेट्स से थोड़ा लंबा टाइम, तो कंपनीज एक्ट ने बोला भैया 5 लगातार साल, 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक आपने जो है वो फाइलिंग नहीं करी, 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक आपने फाइलिंग नहीं करी, तो आपको वाइंड अप किया जा सकता है. एंड ई, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब ये कहते हैं ना कि यार इन सर्कमस्टांसेस में वी कैन नॉट डिफाइन द सर्कमस्टांसेस बिफोर हैंड, बट ये सर्कमस्टांस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब इसको वाइंड अप कर दो, दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप. इट इज अ रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फॉर एग्जांपल डेडलॉक इन मैनेजमेंट, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, और वेयर कंपनी इज अ बबल. बबल मतलब शेल कंपनी, बेसिकली ये शेल कंपनीज की बात कर रहा है. ठीक है, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच अ कंपनी हैज बिन फॉर्म्ड, अगर वो खत्म हो गया. लेट्स से आई हैव अ कंपनी ऑफ टोबैको, और मेरे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट ने टोबैको बैन कर दिया, देन मैं काम ही नहीं कर सकता, कंपनी कैन नॉट ऑपरेट एक्सेप्टेड लॉस. देन इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सबस्ट्रेटम चला गया है. इसके रिस्पेक्ट में देयर वाज वन आईसीएआई क्वेश्चन. आईसीएआई क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या थे, 10 ऑब्जेक्ट्स वर देयर फॉर विच द कंपनी वॉज फॉर्म्ड, एंड 2 आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स चले गए.
ड्यू टू सम रीजंस दो ऑब्जेक्ट्स वो नहीं कर पा रही है. कैन इट बी सेड टू बी लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम एंड कैन कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल? आंसर इज नो. सर बचे हुए 8 बिजनेस करेगी, बचे हुए 8 बिजनेस करेगी कंपनी, 2 ही तो गए. सो सबस्ट्रेटम मतलब मेन ऑब्जेक्ट सारे के सारे चले जाना. राइट नाउ कम्स अवर पॉइंट कि भैया पिटिशन फाइल कौन करेगा. उसके रिस्पेक्ट में एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो. दिस इज लिंक टू सेक्शन नंबर 357. सेक्शन छोड़ दो बेशक आप, 357 है ये, बट आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, दैट व्हेनेवर whichever date on which the petition is filed, petition की फाइलिंग डेट जो होती है उसको बोलते हैं हम कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. सो इफ एनीवन आस्क्स कि भैया वाइंडिंग अप कमेंस कब हुई, तो पिटिशन फाइलिंग जिस दिन हुई उस दिन वाइंडिंग अप कमेंस हुई है. राइट सो सेक्शन 272 क्या कहता है, बात करते हैं पिटिशन कौन कौन फाइल करेगा. सब सेक्शन 1 में आते हैं हु कैन फाइल अ पिटिशन. हम क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में मैं जनरली रखता हूँ जहाँ पे पॉसिबल है, ताकि इजी मैनर में आपको अंडरस्टैंड हो जाए. तो देखो कंपनी फाइल करेगी, या तो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज फाइल करेंगे, ऑल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए बी, इसको छोड़ दो. द रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है. एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ, सीजी ने किसी को ऑथराइज किया है तो वो फाइल कर सकता है. इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन 271, बी कौन सा था, अगेंस्ट द कंट्री वाला, अगेंस्ट हमारे इंडिया के अगेंस्ट काम किया है, मोरालिटी के अगेंस्ट काम किया है, डिसेंसी के अगेंस्ट काम किया है. देन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया है अगर इंडिया के अगेंस्ट काम किया तो. यहाँ पे ऑथराइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे को मिली है, नॉट फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट. राइट सो ये हमारे 5 बेसिकली वी कैन से 5 पीपल जिसके जो पिटिशन जाके फाइल कर सकते हैं. नाउ उसी के रिस्पेक्ट में पहले हम एक सबसेक्शन 3 कर लेते हैं. कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन रजिस्ट्रार प्रेजेंट अ पिटिशन. हमने बोल तो दिया कि रजिस्ट्रार जा सकता है, लेकिन लॉजिकली सोचो हमने क्लॉज नंबर ए क्या लिया था, हमने क्लॉज नंबर ए लिया था कि भैया कंपनी जो है वो एसआर पास कर रही है, सो दिस इज कंप्लीटली वॉलेंट्रीली एक्ट. ये तो पूरा वॉलेंट्री एक्ट हो गया, ये पूरा कंपनी के हाथ में, तो इसमें आरओसी कैसे पिटिशन फाइल कर सकता है, वेरी लॉजिकल. यस तो इस केस में आरओसी पिटिशन नहीं फाइल कर सकता. तो आरओसी के रिस्पेक्ट में हमने एक स्पेसिफिकली सबसेक्शन में बोल दिया, एक क्वेश्चन बना देते हैं दैट ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द रजिस्ट्रार प्रेजेंट अ पिटिशन, ऑल एक्सेप्ट 271A दैट इज एसआर बाय कंपनी. दिस इज वेरी लॉजिकल, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. अब फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस पॉइंट्स कि रजिस्ट्रार सीधा जाके कल को मन किया तो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता. ही हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट ही हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रीवियस सैंक्शन लेना है. एंड सीजी बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कोई भी सैंक्शन नहीं देगी. सीजी शैल नॉट अकॉर्ड इट्स सैंक्शन अनलेस कंपनी हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. राइट अब सब सेक्शन 2 पे आते हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज. इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है, तो इसको देख लो, जितना याद हो पाए. पेपर में डायरेक्ट आ गया तो लिख देना. अ कॉन्ट्रीब्यूटरी शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप नॉट विथ स्टैंडिंग, और यहाँ पे दिया हुआ है ओनली इफ. बेसिकली हमें 2 पार्ट्स पढ़ने, एक नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये होते हुए भी हम उसको रोकेंगे नहीं, मतलब रिगार्डलेस, हम कह सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस. नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि भैया इससे होते हुए हमें फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस. और ओनली इफ मतलब कंडीशंस फॉर फाइलिंग, अब आ जाते हैं नॉटविथस्टैंडिंग क्या, कि ही मे बी द होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स के रिस्पेक्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं होती एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटरी की, इसीलिए ऐसा क्लैरिफिकेशन दे दिया है. वो आगे हम सेक्शन 285 में भी पढ़ते हैं. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी को हम ये नहीं बोल सकते भी तेरे तो फुल्ली पेड अप शेयर्स है, तेरी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई अनपेड अमाउंट भी नहीं है, देन व्हाई आर यू फाइलिंग अ पिटीशन. नो, वी कैन नॉट से दैट. और द कंपनी मे हैव नो असेट्स एट ऑल. वो कह रहे भाई वाइंडिंग अप से फायदा क्या होने वाला है, कंपनी के पास कोई असेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. नो, स्टिल पिटिशन कैन बी filed or may have no surplus assets left for distribution among shareholders after the satisfaction of its liability. तो भैया सरप्लस असेट्स भी नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी का सिंपल भाषा में समझ लो मेंबर, शेयर होल्डर इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, बस इतना समझ लो. तो वो मेंबर को कह रहे भाई देयर आर नो सरप्लस असेट्स, देयर आर नो असेट्स, तू क्यों फाइल कर रहा है. नो, वी कैन नॉट से दैट, इसीलिए ये नॉट विथस्टैंडिंग बन गया. अब ओनली इफ एप्लीकेशन कब फाइल की जाएगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, मतलब वो ओरिजिनली उसके पास शेयर्स मिले हैं और हैव बीन हेल्ड बाय हिम एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम फॉर एटलीस्ट 6 months ड्यूरिंग द 18 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. अब ये जब मैं बोलता हूँ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए ये कौन सी डेट है, जिस दिन पिटीशन फाइल हुई है, जिस दिन पिटीशन फाइल हुई है.
राइट, ये वाला पीरियड याद रख लो। 18 में से 6 महीने मेरे पास मिनिमम शेयर्स होने चाहिए, तो ही मैं जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। और हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर, तो कोई पुराना होल्डर था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से उसको मिले है, तो ये कोई भी एक केस उसका आ जाना चाहिए। देख लो ध्यान से, ये और है, ये और है, तो कोई भी एक केस के अंदर ये आना चाहिए, तभी पिटिशन फाइल करेगा। कंपनी को अगर पिटिशन फाइल करना है, 272 सबसेक्शन 4 कहता है, कंपनी को जाके अगर पिटिशन फाइल करना है, देन इट नीड्स टू बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बातें हम कुछ सेक्शन नंबर 274 में भी करने वाले हैं, तो वो एक बार 2 मिनट के लिए छोड़ दो, वहाँ पे मैं आपको लिंक करा दूंगा। बट कंपनी जब वेन एवर इट इज़ फाइलिंग अ पिटिशन, उसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगा के देगी कि ये हमारा भैया हिसाब किताब है और ये हमारी पिटिशन है, राइट। और कोई भी पिटिशन फाइल होएगी अनलेस एंड अनटिल वो आरओसी खुद कर रहा हो, दैट इज वेरी लॉजिकल। कोई भी पिटिशन अलग से फाइल हो रही है, देन इट कॉपी नीड्स टू बी सर्व टू आरओसी, copy to be filed with registrar and he shall submit his views to tribunal within 60 days of receipt of such petition। उसके कोई व्यूज है, कोई ड्यूज होंगे, कुछ पेंडिंग होगा, जो भी उसके व्यूज है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से, वो कह सकता है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, राइट। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, छोटा सा सेशन था। आई होप आपको यूजफुल लगा हो। 2 सेक्शंस हमारे कवर्ड है एंड एक बेसिक अप्रोच जो है, वो बेसिक स्टार्ट हमें मिल चुका है कि वाइंडिंग अप क्या होता है, पिटिशन कैसे फाइल होती है एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पिटिशन कैन बी फाइल्ड। कल करेंगे हम आगे ट्रिब्यूनल के पास। अब क्या हो चुका है, हमारा पिटिशन जा चुकी है, ध्यान से देख लो किस बात पे हम छोड़ रहे हैं। पिटिशन किसके पास जा चुकी है, पिटिशन जा चुकी है एनसीएलटी के पास, पिटिशन जा चुकी है एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी क्या करेगा, आगे कैसे कैसे ऑर्डर देगा, ये हम कल करेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर।